पीएफआई आखिर है क्या? पीएफआई क्या कार्य करता है? पीएफआई को इतने करोड़ों का फंड कहाँ से आता है? पीएफआई आखिर इतने राज्यों में कैसे सक्रिय है? और पीएफआई का इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पीएफआई का मतलब यानी कि पीएफआई का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही दूसरा रूप है। दरअसल 1977 में देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के चंद महीनों में ही पीएफआई को बनाया गया था। पीएफआई की रचना 22 नवंबर 2006 को की गई, जिसके चेयरमैन ओएमए अब्दुल सलाम और वाइस चेयरमैन ईएम अब्दुल रहमान है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति परसई साथ आए, और इन तीनों के मिलने से पीएफआई बना। पीएफआई ऐसा क्लेम करता है कि वो खुद गैर लाभकारी यानी कि अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा वो क्लेम करता है। जी हाँ दोस्तों, 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में गठित और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट मनी था। पीएफआई पर अक्सर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी होने का और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का अक्सर आरोप लगाया जाता है। इसने विलय करके एक बहुराज्य आयाम प्राप्त कर लिया है, यानी कि इसमें जो 3 संगठन जुड़े उसकी वजह से उसकी पकड़ साउथ में बहुत मजबूत हो गई थी। पीएफआई खुद को एक नव सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है, जो लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि वो क्लेम करता है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों की जो भी मांगे हैं उसके लिए लड़ते हैं और लोगों को सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा एनडब्ल्यूएफ और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई सहित समाज के विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए संगठन के पास विभिन्न विंग है। यानी कि ये सभी पीएफआई के विंग है, जो एनडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय महिला मोर्चा और सीएफआई यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी पीएफआई के ही विंग है। जी हाँ दोस्तों, और केरल और कर्नाटक में अक्सर पीएफआई और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होती रहती है। 2012 में खुद केरल सरकार ने भी यह दावा किया है कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के एक अन्य रूप में वापिस आया है, यानी कि ये सिमी का ही दूसरा रूप है, ऐसा केरल सरकार ने भी दावा किया है। पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घातक हथियार, बम, बारूद, तलवारें मिली है और उन पर तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने के भी कई आरोप लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएफआई भारत में मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को दूर करने के लिए मिश्रा आयोग यानी कि राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाएं अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाता है। 2012 में संगठन ने निर्दोष नागरिकों की हिरासत में लेने के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अभी बात करते हैं कि पीएफआई किन किन विवादों में उलझा है और कि किस तरह के आरोप इन पर लगे हैं। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज़्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराद में छापा मारा था और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि ये केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया था। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। पीएफआई की सबसे मिस्ट्री वाली बात यह है कि पीएफआई में कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होता है, यानी कि जो पीएफआई के ग्रुप के मेंबर हैं उसमें कोई भी नाम या कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो लोग ऐसे ही जुड़े होते हैं। और बाद में कोई ऐसा मामला सामने आता है जो अगर पीएफआई के सदस्यों ने किया है तो वो पीएफआई हाथ खड़े कर देता है कि ये तो हमारा मेंबर है ही नहीं, इसी वजह से ये बच जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 राज्यों में सक्रिय है यह संगठन, और केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ है, जहां पर इस वक्त विरोध हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पीएफआई को फंड कैसे मिलता है, यानी कि ये इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, तो वो पैसा आता कहाँ से है। तो उसके बारे में बात करें तो पिछले साल फरवरी में प्रवर्तमान निर्देशालय यानी कि ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। और ईडी की जांच में यह पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के ए रूफ गल्फ देशों में से बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता रहता है। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक यानी कि ईडी के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई थी। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे, उसमें भी इस पैसे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है, यानी कि जो हवाले होते हैं उसके द्वारा पैसा भेजा जाता है वाया वाया करके। बात करते हैं कि पीएफआई ने कभी चुनाव या राजनीति में हिस्सा लिया है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, यहाँ तक कि इस संगठन के सदस्यों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे मिस्ट्री वाली बात है, क्योंकि इस वजह से ही किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो भी कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पीएफआई की जगह संगठन ए नाम रख दिया और इसके 3 मेंबर होंगे, रमेश, सुरेश और नरेश। अगर इन तीनों में से कोई कांड करता है और इसका नाम जो संगठन ए है उसके रजिस्टर में लिखा हुआ है कि ये संगठन ए के मेंबर है रमेश, सुरेश और नरेश, तो इसका कोई कांड होगा तो वो पुलिस इसको भी पकड़ सकती है और ग्रुप पर भी कार्यवाही कर सकती है कि संगठन ए के मेंबर ने एक काम किया था तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसमें सिर्फ संगठन ए के नाम से ही ग्रुप चलेगा और उसके मेंबर्स की जानकारी नहीं होगी, यानी कि जो भी मेन है जो इस ग्रुप को चलाते हैं उस 2-3 या 8-10 बंदों की नाम की होगी और बाकी तो हजारों की संख्या में है, तो उस सबका तो नाम रजिस्टर इसमें होगा नहीं। तो अगर उसमें से कोई कांड करता है तो सीधे उंगली तो पीएफआई की तरफ उठेगी, लेकिन उसके तरफ कोई सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर की कोई लिस्ट ही नहीं है। तो इसी वजह से पीएफआई ग्रुप के सदस्य अगर कोई कांड करते हैं तो उस तक पुलिस पहुंच ही नहीं सकती है, पीएफआई पर कोई भी तरह का एक्शन ही नहीं लिया जा सकता है। तो इसी वजह से सरकार को भी पता है कि ये ग्रुप इलीगली काम कर रहा है, लेकिन उस पर कोई भी तरह का शिकंजा कसा ही नहीं जा सकता है क्योंकि उसके मेंबर्स की लिस्ट ही नहीं है, यानी कि उसके खिलाफ सबूत ही खड़ा नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर 2022 को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी और पीएफआई के जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने कार्यवाही करी। दिल्ली में एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस अब्दुल सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। तो ये थी पीएफआई से जुड़ी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये जानकारी कैसी लगी और वीडियो में इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।